Hello everyone and welcome to the lecture series of the Bharatiya Sakshar Adhiniyam 2023। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, क्योंकि अभी अभी ये एनैक्टमेंट हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस चेंज हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और हमारे पास एक्चुअल मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर लेक्चर सीरीज बना रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। हम सेक्शंस बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इनकॉर्पोरेशन हुए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन ऑन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। किसी भी एक्ट के प्रोविजन को समझने के लिए हमें उसका नेचर जानना जरूरी है। तो जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ एविडेंस की बात करते हैं, तो किस टाइप का लॉ है, तो उस नेचर के बेसिस पर यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो लॉ टू टाइप का हो सकता है, या तो सब्सटेंटिव लॉ होगा या प्रोसीजरल लॉ होगा। अब सब्सटेंटिव लॉ से क्या मतलब है? कोई भी ऐसा लॉ जहां पर राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बताया, वो कैसा कहलाएगा? सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। हमने कहा भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल के लिए हमने कहा भाई हमारा फैमिली लॉ हो गया। फैमिली लॉ में क्या दिया हुआ? राइट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है। कैसे डिफाइन करेंगे राइट और लाइबिलिटीज को? हमने कभी बताया गया है कि मैरिज क्या है, मैरिज का क्या एसेंशियल कंडीशन है, कब हमारी मैरिज वॉइड मैरिज समझी जाएगी, कब वॉइडेबल मैरिज समझी जाएगी, कब डिवोर्स ले सकते हैं, डिवोर्स लेने के बाद राइट क्या है, मैरिज में एंटर हो रहे लाइबिलिटीज क्या है। हमने कहा भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है कि जब दो पर्सन एग्री हो जाते हैं, म्यूचुअली एग्री है, कंसेंटेड है, फ्री कंसेंटेड है, तो उन क्या है, जब वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? राइट और लाइबिलिटीज एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई ऐसे लॉ जहां पर राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है पार्टीज की, वो क्या कहलाएंगे? सब्सटेंटिव लॉ कहलाएंगे। हमने कहा प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ से मतलब क्या है? ऐसा लॉ जहां पर हमें प्रोसीजर दिया गया है। किस चीज का प्रोसीजर दिया गया है? कि हम जो राइट और लाइबिलिटीज है उसको कैसे एनफोर्स कर सकते हैं। हमने कहा भाई क्या, कैसे? हमने कहा हमारे पास प्रोसीजर लॉ का मैं एस्पेक्ट देखूंगी तो हमारे सामने आएंगे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एज वेल एज लॉ ऑफ एविडेंस भी हमारा प्रोसीजर लॉ की कैटेगरी में आता है। हमने कहा सिविल लॉ और क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से क्या मतलब? हमने कहा सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 क्या बता रहा है हमें? बता रहा है भाई यदि कोई सिविल लॉ है तो सिविल लॉ में यदि केस फाइल किया गया है तो उस केस फाइल मीन जिस दिन से हम केस फाइल कर रहे हैं, जिस दिन तक हमें रेमेडी मिल रही है, जब हमारी डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मीन्स हम कह सकते हैं जिस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है, किस चीज के लिए? राइट एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने के लिए, वो लॉ क्या कहलाएगा? प्रोसीजरल लॉ। हमने कहा सीपीसी के रेस्पेक्ट में तो समझ में आता है हमें। क्राइम के रेस्पेक्ट में हम कैसे कहेंगे? क्राइम के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए हम क्या कहेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ है? तो हमने कहा भाई आईपीसी। और अभी हम यदि बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या बात करती है? ऑफेंसेस को डिफाइन करती है। क्या बात करती है कि यदि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे किसी भी चीज में आ रहे हैं, हमने कहा ऑफेंस कब कमिट होगा कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होना चाहिए, तो हमने डेफिनेशन दे दिया। वो क्या बात बता रहा है? राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा यदि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया तो आपकी क्या लाइबिलिटी है? तो हमने कहा पनिशमेंट होगा भाई, इम्प्रिजमेंट होगा भाई। तो हम क्या बात कर रहे हैं? आईपीसी में और यू कैन से भारतीय न्याय संहिता में क्या बात बताया गया? राइट और लाइबिलिटीज के बारे में डिफाइन किया गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ क्यों? क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट को बता रहा है। तो हमारा सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में जो राइट और लाइबिलिटीज दिए गए हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए हम किसको देखते हैं? सीआरपीसी को देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखते हैं। अभी हम कह सकते हैं किसको देख रहे हैं? भारतीय सुरक्षा बीएनएसएस को देख रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को देख रहे हैं। तो हमने कभी ये तो समझ में आ गया हमारे कि सीपीसी और सीआरपीसी जो है सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में बात कर रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एविडेंस उसको हम प्रोसीजर लॉ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट मींस हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस बारे में बात कर रहा है? हमारा प्रोसीजर बता रहा है। किसका प्रोसीजर बता रहा है? कि हमें एविडेंस को कैसे लेना है, एविडेंस को हमें कैसे, हमारा क्या एविडेंस होगा, एविडेंस की कैटेगरी में कौन कौन से एविडेंस आएंगे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे रन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा। तो ये सारा प्रोसीजर क्या कहाँ दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोसीजर लॉ की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस
इससे हमें क्या समझ में आता है, लॉ ऑफ एविडेंस हमारा जो है वो प्रोसीजर लॉ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें वो सारा प्रोसीजर दिया गया है जिससे हम किसी एविडेंस को, जिससे हम किसी विटनेस की टेस्टिमनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस केस को हम रिजॉल्व कर कर जजेस के पास पावर है कि उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, अपना जजमेंट दे सकते हैं। एविडेंस या साक्ष्य को हम सिंपल भाषा में समझना चाहें, सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, एविडेंस दैट इज द साक्ष्य इज द रॉ मटेरियल which a judge or adjudicator uses to reach the finding of the fact। मीन्स जब भी हमें किसी फैक्ट इन इशू को आइडेंटिफाई करना है, जब भी हमें किसी रेलिवेंट फैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम किससे उस फैक्ट को फाइंड आउट करेंगे, हम उस मटेरियल से, जिस मटेरियल से हम उस फैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, एविडेंस, और यू कैन से साक्ष्य। हमने कहा यदि हम ओरिजिनल सेंस में देखें हैं कि एविडेंस से क्या मतलब है, तो क्या बताएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग एविडेंट, मीन्स ऐसी कोई भी स्थिति जिससे हम एविडेंटली प्रूफ दे सकते हैं, जिससे हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू का जो है वो एग्जिस्टेंस है, इस रेलिवेंट फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, उसको हम क्या नाम देंगे, एविडेंस का नाम देंगे, साक्ष्य का नाम देंगे। इस बेसिस पर हम फैक्ट को टू टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट एंड एविडेंटरी फैक्ट। प्रिंसिपल फैक्ट से क्या मतलब है, वो फैक्ट जिनको आइडेंटिफाई करना है, वो फैक्ट जिसको प्रूफ करना है, वो फैक्ट जिसको एनालाइज करना है, वो फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना है। और जिस फैक्ट से हम किसी प्रिंसिपल फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर रहे हैं, जिस फैक्ट से हम फैक्ट इन इशू को एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एविडेंटरी फैक्ट। अभी हम लोग ने समझा एविडेंस से क्या मतलब है, एविडेंस से मतलब है वो फैक्ट जिससे हम फैक्ट इन इशू को एनालाइज कर रहे हैं, फैक्ट इन इशू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब हम उसी बेस पर हम क्या बात करें, तो लॉ ऑफ एविडेंस से मतलब क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से मतलब क्या है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ से क्या मतलब हो, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। हम क्यों कह रहे हैं हमें लॉ चाहिए, क्योंकि जब भी हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में रूल एंड रेगुलेशन हमें रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम सोसाइटियल मेंबर के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब भी हम सिविलाइज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहाँ रूल एंड रेगुलेशन का होना नेसेसिटी है। बिना रूल एंड रेगुलेशन के तो सोसाइटी रन ही नहीं कर सकती है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसी बेस पर हम क्या करें, जब हमने कहा लॉ ऑफ एविडेंस से हमने कहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा लॉ, जो लॉ एविडेंस को रेगुलेट कर रहा है, जो लॉ एविडेंस की एग्जिस्टेंस को रेगुलेट कर रहा है, जो लॉ एविडेंस की रेलिवेंसी को रेगुलेट कर रहा है, जो लॉ एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को रेगुलेट कर रहा है, जो लॉ हमको ये बता रहा है भाई किस तरह का एविडेंस एडमिसिबल होगा, कब एक सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा, कैसे एग्जामिनेशन रन करेगा, क्या प्रोसीजर होगा। मींस जितना भी हमारा एविडेंस से रिलेटेड चीजें हैं, जब हमने एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन उसको रख दिया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और यू कैन से लॉ ऑफ एविडेंस। तो यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझना चाहते हैं, यदि हम लॉ ऑफ एविडेंस को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हम ये जानें कि लॉ ऑफ एविडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। हम क्यों कह रहे हैं भाई साक्ष्य अधिनियम बहुत जरूरी है पढ़ना। तो यदि मेरा साक्ष्य अधिनियम नहीं होगा, यदि मेरा लॉ ऑफ एविडेंस नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, मेरा ट्रायल कंटिन्यू कर सकता है, ट्रायल कंटिन्यूटी में रन कर सकता है। मीन्स हमें यही नहीं पता होगा कि एविडेंस भाई किस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है, किस एविडेंस की रेलिवेंसी है, कब हम प्राइमरी एविडेंस को हम बात कर रहे हैं कि लेंगे, कब हम कह रहे हैं कि हम सेकेंडरी एविडेंस को भी ले सकते हैं। भाई एग्जामिनेशन कितने फेज में चलता है, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है, भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, स्टॉपल का प्रिंसिपल क्या है, डिस्ट्रेस सिग्नेचर क्या है, डिस्ट्रेस सिग्नेचर की रेलिवेंसी क्या है, डीएनए के जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी एविडेंस में क्या रिलायबिलिटी है, क्या रेलिवेंसी है, क्या एडमिसिबिलिटी है, कोर्ट क्या कह रही है, इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, जुडिशरी क्या कह रही है, एक्ट क्या कह रहा है। तो ये सब हमें कहाँ से देखने को मिलता है, हमें उन रूल एंड रेगुलेशन से देखने को मिलता है जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। तो समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। तो मैं यदि सेक्शन 1 की बात करती हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो ये किससे कोरिलेट करता है, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो पहले समझना जरूरी है सेक्शन 1 क्या कहता था इंडियन एविडेंस एक्ट, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चेंजेस किए गए। So section 1 of Indian Evidence Act says that this law will be applicable to the whole of India. मीन्स क्या कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एंटायर कंट्री में एग्जीक्यूट करेगा, एंटायर कंट्री में हमारा ये एनफोर्स होगा। हम जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, तो सेक्शन 1 में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर से ये वर्ड जो है कि इट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया हैज बीन ओमिटेड।
हम क्या बात करें, टेरिटरीज के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चेंज किया है, हमने वर्ड इंडिया को वहां से हटा दिया है। क्या रीजन हो सकता है भाई, हमने क्यों हटा दिया इंडिया को? तो हम जब बात करते हैं, इतना ही नहीं कि हमने सेक्शन 1 से इसको हटाया, सेक्शन 3 में भी हमने इंडिया की डेफिनेशन को ओमिट किया है, ठीक है। तो हम जब बात करें हमने क्यों हटाया भाई वर्ड कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, हमने क्यों हटाया? क्योंकि हम टेरिटरीज की जो हम बाउंड्रीज में इसको लिमिट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई एविडेंस जो है, कोई फैक्ट जो है इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर जनरेट हुआ हो, डिजिटल जमाना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है भाई, कंप्यूटर है, कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो हमने कहा क्या कहा कि यदि मेरी इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर कोई चीज हुई है तो मैं उसको, यदि मैं इस पर्टिकुलर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मैं पेरिफेरी में इसको बाउंड्री में लिमिट कर दूंगी कि इंडिया तक ही एप्लीकेबल है, तो उन एविडेंसेस का क्या होगा जो पेरिफेरी के बाहर जाकर इंडिया की बाउंड्री के बाहर जनरेट हो रहे हैं, उन डिजिटल एविडेंसेस का क्या होगा? उन डिजिटल एविडेंस की एग्जिस्टेंस पे क्या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? तो हमने इसलिए क्या किया, हमारे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो ड्राफ्ट कमेटी थी जो बनाया जा रहा था ये लॉ, तो उधर से हमने वर्ड को इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारी अब कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है। मींस यदि कोई एविडेंस है जो बाहर से भी जनरेट हुआ है, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया जनरेट हुआ है, उस पर भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल होगा यदि मेरे यहाँ ऑफेंस कमिट होता है, यदि केस मेरे यहाँ का है, यदि केस मेरी इंडिया की बाउंड्री का है। नेक्स्ट डिफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 पर। जब हम सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 को एनालाइज करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, वो कौन सी कोर्ट है, वो कौन सी प्रोसीडिंग है जहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई करेगा। तो जब हम दोनों एक्ट को, इंडियन एविडेंस एक्ट को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंपैरिजन करते हैं, तो यह हमें क्या देखने मिलता है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था वो कोर्ट मार्शियल पे अप्लाई नहीं करता था। मींस क्या लिखा हुआ था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, द इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी अप्लाइड टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट द कोर्ट मार्शियल। जब हमने कहा एक्सेप्ट द कोर्ट मार्शियल, तो इसमें और क्या एक्सक्लूजन हो गया? हमने कहा भाई तो कोर्ट मार्शियल तो आर्मी एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा, नेवल डिसिप्लिन एक्ट भी हो गया, इंडियन नेवी एक्ट भी हो गया, एयरफोर्स एक्ट भी हो गया। तो इन चारों एक्ट में रहते हुए जो भी कोर्ट मार्शियल के केस रन करते थे वह हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं इसके अलावा हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में और क्या लिखा था, the Indian Evidence Act will not be applied to the affidavit as well as to the arbitration proceeding। तो हमारे पास एक्सक्लूजन भी दिया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में, साथ ही साथ ये बताया गया था कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा। पर जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या डेफिनेशन आती है हमारे पास। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 कहता है the Bharatiya Sakshya Adhiniyam will be applied to all the judicial proceeding on or before any court, including court martial, but not the affidavit and the proceeding of the arbitrator। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट मार्शियल के केसेस में, कोर्ट मार्शियल के केसेस को जो कहां से अराइज हो रहे हो, जो कहां से गवर्न हो रहे हो, आर्मी एक्ट से गवर्न हो रहे हो, नेवल डिसिप्लिन एक्ट से गवर्न हो रहे हो, इंडियन नेवल एक्ट से गवर्न हो रहे हो, या एयरफोर्स एक्ट से गवर्न हो रहे हो, चारों में एक्ट में से किसी भी एक्ट से गवर्न हो रहे हो, यदि कोर्ट मार्शियल केस, वहां पर भी मेरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रोसीडिंग अप्लाई करेगी। बट क्या एक्सक्लूजन कर दिया गया, एफिडेविट पर और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं करेगा। अभी हम लोग ने क्या समझा, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, कहां पर अप्लाई करेगा, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई करेगा, लेकिन एफिडेविट पर और आर्बिट्रेटेड प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं करेगा। तो हमने कहा भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग से मतलब क्या है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को यदि हमें समझना है तो हमें डेफिनेशन कहां से लेना पड़ेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जुडिशियल प्रोसीडिंग को कैसे डिफाइन किया है, जब भी हम किसी प्रोसीडिंग में, जब भी हम किसी ट्रायल में ओथ पर हम जब एविडेंस ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। सेकेंडली हमने कभी एफिडेविट, हम लोग अभी समझ कर चुके कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कह रहा है कि भाई कोई भी एफिडेविट जो उसको हम एज एन एविडेंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एफिडेविट को प्रूफ करने के मोड में हम अप्लाई कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये तो हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो कैसे एफिडेविट को कंसीडर कर रहा है, कैसे उसके ऊपर राय कर रहा है। पर कब तक हम कह रहे हैं कि इससे प्रूफ किया जा सकता है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में काउंटर एफिडेविट सबमिट ना कर दिया गया हो। तो हमने क्या भाई, इट इज हम क्या कह सकते हैं, हम कैसे समराइज कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज ओपन टू द कोर्ट टू टेक इनटू द कंसीडरेशन ऑल द फैक्ट एलिज्ड इन एन एफिडेविट, but what we have to consider, what the court have to consider, it has not to be denied by the counter affidavit।
हमने कभी कहाँ दिया गया, कैसे हम इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, कहीं तो ऐसा नहीं दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। हमने कभी आयुब खान का केस है, आयुब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो 2013 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? तो आयुब खान के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड कर रही है कि एफिडेविट कैन बी कंसीडर एन एविडेंस ओनली कोर्ट पासेस एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी एज वेल एज सेक्शन 295 एंड 296 ऑफ सीआरपीसी। तो जब मैं सीआरपीसी की बात कर रही हूँ तो ये मैं ओल्ड सीआरपीसी की बात कर रही हूँ, बीएनएसएस का सेक्शन यहाँ मेंशन नहीं की हूँ, उसको आप टैली कर लीजिएगा जब बीएनएसएस का पीयर एक्ट देखकर कि कौन सा हमने यहाँ पर प्रोविजन दिया है। तो हमने कहा क्या कह रहा है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई यदि कोर्ट ने ऑर्डर 19 में रहते हुए, सीपीसी के ऑर्डर 19 में रहते हुए ऑर्डर पास किया कि हम एफिडेविट को कंसीडर कर सकते हैं एज एन एविडेंस, तो हम कोर्ट के पास पावर है उसको यूज कर सकती है, एज एन एविडेंस एफिडेविट को यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 295 और 296 में यदि ऑर्डर पास किया गया है तब एक एफिडेविट को हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या आता है, जनरल रूल हमारा कह रहा है कि भाई हाँ जो एफिडेविट है वो एविडेंस के रूप में यूज नहीं हो सकता, लेकिन प्रूफ के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ इसके अलावा भी यदि मेरे ऑर्डर 19 सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो या सेक्शन 295 और 296 सीआरपीसी का अप्लाई कर रहे हो, तब भी हम एफिडेविट को एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं एफिडेविट की, हम कैसे समराइज कर सकते हैं? व्हेन द कोर्ट हैज नॉट डायरेक्टेड द प्रूफ ऑफ ए फैक्ट बाय एन एफिडेविट, इट इज नॉट एन एविडेंस। हमने कहा भाई यदि कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दी है ऑर्डर 19 सीपीसी में, सेक्शन 295 एंड 296 सीआरपीसी में, तो हम एक एफिडेविट को एविडेंस के फॉर्म में नहीं ले सकते। सेकंड हमारा यहाँ पर मैटर आता है आर्बिट्रेटर पे, तो हम कह सकते हैं आर्बिट्रेटर्स आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द एविडेंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आ रहा है? दैट इट इज नॉट द मैंडेटरी टू द आर्बिट्रेटर दैट दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ एविडेंस, बट इफ बोथ द पार्टीज आर म्यूचुअली एग्री, यदि दोनों पार्टी ये चाह रही है कि हम रूल ऑफ एविडेंस को अप्लाई, जो एविडेंस के रूल है, जो साक्ष्य अधिनियम के रूल है, हम उसको अप्लाई कराना चाह रहे हैं, देन इट कैन बी। हमने कहा भाई मैंडेटरी नहीं है कि आप आर्बिट्रेटर है के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रूल ऑफ एविडेंस के लॉ के प्रोविजन को फॉलो कीजिए, लेकिन यदि दोनों पार्टीज एग्री हैं तो हम उसको फॉलो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आर्बिट्रेटर का प्रोविजन भी हम समझ में आता है। तो अब इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखने जा रहे हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। हम भाई क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा रूल्स है हमारे पास में, हम कुछ ऐसे रूल्स यदि ले लें जिसको हम समझ पाए कि भाई हमारा एविडेंस लॉ जो है, हमारा साक्ष्य अधिनियम जो है, किन फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कैसे एविडेंटरी वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे हम रेलिवेंसी की बात करते हैं, कैसे हम एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं। तो हम एविडेंस को समझना, साक्ष्य अधिनियम को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।